हेलो बच्चों। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 का चल रहा है ना, प्रश्न उत्तर का विवरण। बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका विवरण हमको किस प्रकार से देना है, किस प्रकार से उसका आंसर देना है। 13 प्रश्न तक हो गया था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, सेलों के समानांतर क्रम संयोजन में बहने वाली धारा के लिए व्यंजन याद करना है। सेलों को समानांतर क्रम में रखा गया है, ठीक है, और समानांतर क्रम में रखने के बाद इनमें बहने वाली धारा का व्यंजन ज्ञात करना है। कितनी धारा इसमें से बहेगा सेल से जब सेलों को समानांतर क्रम में लगाया जाए, और यह संयोजन कब लाभप्रद होता है वो भी हमको बताना है। तो सबसे पहले अगर इसमें n नंबर ऑफ सेल लगे हुए हैं, n का मतलब 2, 4, 5, 10 जितने भी हैं, ठीक है, तो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध मान ला E है, तथा परिपथ से जुड़ने पर बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। इनका आंतरिक, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इनका विद्युत वाहक बल E है, और इनको समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो बाहरी रेजिस्टेंस है वो कितना है, बाहरी प्रतिरोध R है, और यहाँ पे जुड़ा लगा हुआ है कुंजी K। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्योंकि समानांतर क्रम में लगा हुआ है, तो समानांतर क्रम में लगने के बाद इनका जो कुल प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, उसको हम जोड़ सकते हैं। जो समतुल्य प्रतिरोध है उसको कैसे निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R, R1, R2, R3, ऐसा जितने नंबर ऑफ सेल लगे उतने बार उसको लिखेंगे हम, तो इनका समतुल्य स्मॉल r निकल जाएगा, ठीक है। तो जितना भी सेल लगा हुआ है उसको सीधा लिख सकते हैं हम n/r। तो r डैश का मान निकालने के लिए दोनों तरफ पलट देंगे, तो r डैश बराबर हो जाएगा r/n, r डैश बराबर हो जाएगा r/n। परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है उसको निकालने के लिए r प्लस r/n करेंगे। ये बाहरी r है और ये इन सबका समतुल्य आर हमने निकाल लिया। सबका समतुल्य आर हमने कितना निकाला, इन सबका समतुल्य आर निकाला हमने r डैश बराबर r/n। अब ये वाला पूरा समतुल्य आर और ये आर दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में कैसे निकालेंगे हम, कुल प्रतिरोध r प्लस r डैश, तो r डैश कितना है, r डैश है r/n, ठीक है। इसको हल करेंगे, है ना, n का गुणा r से, n गुणित r धन r/n। तो परिपथ में बहने वाली धारा, तो परिपथ में बहने वाली धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर हम क्या लिखते हैं, V बराबर IR लिखते हैं। तो यहाँ से I बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ से R नीचे भागो था, V का भाग में R आ जाएगा, ठीक है, V के बटे में R आ जाएगा। तो धारा, बहने वाला धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E बटा कुल प्रतिरोध R, ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E बटा कुल प्रतिरोध N प्लस R बटा N। इसको सरल करने पर मिलेगा, N ऊपर चला जाएगा, NE बटा NR प्लस 1। जब NR का गुणनफल R से बहुत छोटा हो तो NR को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बाह्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, मैक्सिमम NE बटे R, ठीक है। माना कि NR का गुणनफल जो है R से बहुत छोटा होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। उस कंडीशन में NE बटा 0 प्लस R कितना हो जाएगा, NE बटा R। तो जब बाह्य प्रतिरोध व आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो समानांतर क्रम संयोजन करना चाहिए, है ना। तो समानांतर क्रम में सेलों को कब लगाना चाहिए, जब बाह्य प्रतिरोध कम व आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध इसमें क्या हो रहा है, नगण्य हो रहा है ना। तो जब बाह्य प्रतिरोध कम हो, है ना, फॉर्मूला में देखो बाह्य प्रतिरोध का मान नहीं है ना, I बराबर NE बटे R है, इसमें बाह्य प्रतिरोध R का मान है ही नहीं। क्यों, क्योंकि
आर का गुणा एन से किया हमने, और हम ये मान लिया कि एन आर का अगर गुणा बहुत छोटा हो आर से तो उसको हम नगण्य कर देते हैं। तो इसमें आर है ही नहीं, तो नीचे में आर नहीं है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब बाह्य प्रतिरोध कम हो और आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो तो समानांतर क्रम का संयोजन करना चाहिए। इस संयोजन का लाभप्रद होता है। अगला सवाल है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लेकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित करना है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल का परिभाषा लेकर, आप विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या है, एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितने ऊर्जा व्यय होती है, एक आवेश को पूरे परिपथ में प्रभावित होने पर जितना ऊर्जा लगता है उसको क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। एकांक आवेश चाहे एक कूलाम हो चाहे एक, ठीक है, माइक्रो कूलाम हो, उस एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में दौड़ाने के लिए जितना ऊर्जा लगता है उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। तो ओम के नियम से I बराबर V बटा R, तो कुल प्रतिरोध कितना होता है, कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध धन आंतरिक प्रतिरोध। तो धारा का मान हो जाएगा विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, और धारा को हम लिख सकते हैं V बटा R। इन दोनों को इक्वल करेंगे, इन दोनों को इक्वल करने पर और इसको सरल करने पर हमको मिलेगा, इसके गुणा इधर करेंगे इसके गुणा यहाँ करेंगे तो हमको R बराबर मिलेगा R गुणित E माइनस वी बटा वी। वी को नीचे गुणा करने पर R बराबर R गुणित E बटा वी माइनस 1 मिलेगा। अनुगमन वेग किसे कहते हैं ना, ये पिछले सवाल में हम देख चुके हैं। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो कोई चालक ले लिया जिसका लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ कास्ट का क्षेत्रफल A है, तो आयतन हो जाएगा A गुणित L। यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा आयतन गुणित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, इसमें E गुणा कर देंगे, टोटल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है तो कुल आवेश आ जाएगा। अब चालक को बैटरी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगता है ना। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, औसत वेग को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है, जो दिशा होती है ना, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसका औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। T बराबर L बटा V। तो यहाँ पर अब आवेश को चालक को पार करने में कितना समय लगा, आवेश को चालक को पार करने में कितना लंबाई का चालक है, मान लो L लंबाई का चालक है तो कितना समय लगेगा, है ना। ये कहाँ से आएगा ये वाला सूत्र, समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये वाला फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ से समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है L, दूरी कितना है L, और चाल कितना है अनुगमन वेग, चाल कितना है अनुगमन वेग। गतिशीलता क्या है उसका मात्रक लिखना है। किसी वाहक आवेश का अनुगमन वेग व उसके विद्युत क्षेत्र का अनुपात गतिशीलता कहलाता है, इसको म्यू से दर्शाते हैं। इन दोनों के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, है ना, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। श्रांति काल क्या है, गतिशील इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्कर में लगने वाला समय श्रांति काल कहलाता है। कैसे, एक चाल के एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, है ना, एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन टकराते हुए आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा बड़ा पैमाने में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ता है ना, इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो इन दोनों टक्कर के बीच में जो समय होता है, इन दोनों टक्कर में लगने वाला समय को श्रांतिकाल कहते हैं। क्यों टकराते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, है ना, एक चालक के अंदर बहुत ही घनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का
समावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सीधे सरल रेखा में गति नहीं करता हुआ वो टकराते हुए आगे बढ़ता है। किन दो टक्कर के बीच में लगने वाला समय को हम श्रांति काल कहते हैं। वोल्ट के विद्युत वाहक बल के 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिणामी विद्युत वाहक बल कितना होगा ये बताना है हमको। 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के 10 सेल लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, है ना। श्रेणी क्रम में लगे हैं तो सीधा सभी को जोड़ दो, 1.5 गुणित जितने सेल लगे हुए हैं, 1.5 गुणित 10 तो कितना वोल्ट आएगा, 15 वोल्ट। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। श्रेणी क्रम में जब भी लगाओ सेल, श्रेणी क्रम में जब भी सेल लगाओ तो कुल जो है, कुल कितना उसमें विद्युत वाहक बल कितना होगा, N इंटू ई, है ना। N की जगह कितना है, 10 है, और एक सेल कितने का है, एक सेल है 1.5 का, तो हो जाएगा 10 वोल्ट। उत्तर हो जाएगा 10 वोल्ट। एक व्यक्ति 3 सेल श्रेणी क्रम और 4 समानांतर क्रम में मिश्रित संयोजन करना चाहता है, उसके लगने वाले कुल सेल कितने होंगे, है ना। 3 सेल को श्रेणी क्रम में रखना चाहता है और 4 सेल समानांतर क्रम में रखना चाहता है, तो कुल जो है लगने वाला समय, है ना, 3 सेल श्रेणी क्रम में रखेगा, 1 2 3, और ऐसे कितने क्रम रखना चाहता है, 4 क्रम रखना चाहता है। कितने हो गए, कुल इसमें कितने संख्या होगी, हर सीरीज में कितना नंबर ऑफ सेल है, n है मान लो, है ना, और कितने क्रम है, m है मान लो, है ना। तो n कितना है, 3 है, और कितने क्रम है, 4 है, तो कुल कितने सेल लगेंगे, 3 गुणित 4 टोटल लगेगा 12। गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 4 लग गए, 3 लगना है ना। 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 4 लग गए। तो प्रत्येक में 3 सेल हैं और ऐसा 4 क्रम में लगा हुआ है, तो m गुणित n कर लो, 4 तिया 12। अगला सवाल है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा स्मॉल r से दर्शाया जाता है। इसे बाह्य परिवर्ती प्रतिरोध R से जोड़ा गया है, तो ग्राफ खींचकर बताइए कि बाह्य प्रतिरोध के साथ सेलों के सिरों पर विभवांतर के परिवर्तन को और दूसरा सेल से बहने वाली धारा को। ठीक है, E बटा V बटा R के बीच में E के ग्राफ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा रेजिस्टेंस पहले तेजी से बढ़ेगा, बाद में रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, नियत हो जाएगा। और करंट और आर की बात करें तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट का वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते होते एक समय में ये नियत हो जाएगा करंट, इसके नीचे कम नहीं होगा करंट। 2 फिलामेंट वाले बल्ब 15 वाट, है ना, और 60 वाट का बल्ब को की क्षमता क्या है, 15 वाट और 200 और 60 वाट का 2 बल्ब हैं, उसके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला बल्ब जो क्षमता कितना है 15 वाट का है, दूसरा बल्ब का क्षमता कितना है 60 वाट का है। ठीक है, तो V बराबर ये वाला फॉर्मूले से देखेंगे, डेंसिटी किसके समानुपात होगा, 1/R के। पावर जो है 1/R के समानुपात होता है ना, 1/R के। तो P1 कितना हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा, या P1 समानुपात हो जाएगा 1/R1 के, और P2 समानुपात हो जाएगा 1/R2 के। अब P1 बटा P2 करो, P1 बटा P2 करोगे तो 1/R1 बटा 1/R2, 1/R1 1/R2, R2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा ये P1 बटा P2 बराबर R2 बटा R1। ठीक है, तो P1 का मान कितना दिया हुआ है,
P1 मतलब पहले बल्ब का कितना वाट दिया है, 15 वाट दिया है P1। दूसरा बल्ब कितना पावर दिया है, 60 वाट दिया है, बराबर R2 बटा R1। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 बराबर R2 बटा R1। ठीक है, तो क्या पूछा है, फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात बताना है। तो R1 बटे R2 बताना है। R1 बटा R2 कितना हो जाएगा, पलट जाएगा दोनों साइड में। ठीक है, 1/4 बराबर R2 बटा R1 है। हमको R1 बटा R2 बताना है, इसको पलट दो वो भी पलट जाएगा। R1 बटा R2 बराबर, इसको पलटने पर ये भी पलट जाएगा, 4/1। उत्तर आएगा 4/1। अगला प्रश्न है, दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 है और E2 है। ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। विद्युत वाहक बल होगा तो उसमें एक आंतरिक प्रतिरोध भी होगा और एक बाह्य प्रतिरोध भी होगा, है ना। विद्युत वाहक बल को E से दर्शाते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से दर्शाते हैं और बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E1 है और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 है और R2 है। उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी विद्युत वाहक बल और व्यंजन निगमित करना है ना। तो सेलों को जोड़ने का दो क्रम होता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो यहाँ पे दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। एक ये है, दूसरा ये है। इनका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1 R2 स्मॉल r से दर्शाया गया है और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल R से दर्शाया गया है। यहाँ पे कुंजी लगा हुआ है और कुंजी जैसे हम चालू करते हैं तो यहाँ से धारा जो है प्रवाह होने लगता है। माना कि यहाँ पे धारा प्रवाह I1 है, यहाँ पे धारा प्रवाह I है और इन दोनों का जो टोटल धारा प्रवाह है, I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से जाएगा और यहाँ पे प्रवाहित होगा दोनों का I1 प्लस I2। ठीक है, धाराओं को आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। धारा प्रवाह के लिए कोई आपको वेक्टर लॉ नहीं लगाना है ना, कोई सदिश योग का नियम नहीं लगाना है, आप धारा को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से टोटल I1 प्लस I2 बहेगा और इस प्रकार से यहाँ से जाने के बाद फिर से ये I1 और I2 में बढ़ जाएगा। E1 में I1 करंट जाएगा, E2 में I2 करंट जाएगा। अब बिंदु A पर किरचॉफ का नियम लगाया गया है ना। जैसे कि क्या देखने के लिए, बिंदु A पर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिंदु A पर किरचॉफ का नियम लगाया गया है। क्या देखने के लिए कि इस पर कितना करंट बह रहा है, यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है करंट। तो इस बिंदु पर आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। आने वाला करंट कौन कौन सा है, I1 प्लस I2 आने वाला करंट है और जाने वाला करंट कौन सा है, I। इस समीकरण से हमको याद हो रहा है कि इसमें कितना धारा बहेगा, I1 और I2 का योग इसमें धारा बहेगा। परिणामी विभव निकालना है हमको। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो इन दोनों के विभव में अंतर को हम कहेंगे परिणामी विभवता। यहाँ पे कितना वोल्टेज, यहाँ पे कितना वोल्टेज है ना। यहाँ पे वोल्टेज मान लो VB है और यहाँ पर वोल्टेज मान लो VA है। यहाँ पे विभव VB है, यहाँ पे विभव A है, तो दोनों के अंतर को कहेंगे हम परिणामी विभव। तो समानांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है,
समानांतर क्रम में विभवांतर निकालना है हमको, ठीक है। समानांतर क्रम में विभवांतर एक समान होता है। अब समानांतर क्रम में लगे हुए दोनों सेल, तो इसका जितना विभव होगा इन दोनों सिर पर, वही विभव इन दोनों का भी होगा, मतलब इसका लिए भी होगा, है ना। E1 के लिए विभवांतर VB माइनस VA है, तो ET भी उसी सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका विभवांतर भी सेम होगा। आई बात समझ में। A और B से सेल E1 भी जुड़ा हुआ है और AB से सेल E2 भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों का विभवांतर सेम होगा। तो विभवांतर हमने क्या निकाला है, VB माइनस VA। अब VA कैसे निकालेंगे, VA बराबर E, या इसको लिख सकते हैं I इंटू R, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम IR बराबर E1 माइनस VA लिख सकते हैं हम, है ना। इसको तो हम शुरू से देख रहे हैं। E बराबर क्या होता है, V प्लस IR। तो यहां से IR हम लिख सकते हैं IR बराबर लिख सकते हैं, V इधर चला जाएगा तो बन जाएगा E माइनस V। वहीं से आई वाला फॉर्मूला। यहाँ से I1 का फॉर्मूला निकालने के लिए, है ना, क्योंकि 1 के लिए है तो I1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा और E1 हो जाएगा, V तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ से I1 का वैल्यू निकालने के लिए R1 को गुणा कर दिया, भाग दे दिया दोनों साइड में। I1 बराबर E1 माइनस V बटा R1, ठीक है। ऐसे V भी निकालेंगे, V बराबर E2 माइनस I2 R2, और यहाँ से हम निकालेंगे IR2 का वैल्यू, I2 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। यहाँ से निकाला हमने I2 का वैल्यू, IR2 बराबर E2 माइनस V2, ठीक है। तो I2 का वैल्यू हो जाएगा E2 माइनस V बटा R2। यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, R1 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। E2 बराबर जैसा E1 आया वैसे E2 आएगा, I2 बराबर E2 माइनस V बटा R2। अब टोटल धारा में इस मान रखेंगे I बराबर I1 प्लस I2, तो हमको क्या ज्ञात होगा, ये वाला सूत्र में हम रखेंगे I1 का मान और I2 का मान। तो I1 का मान रख दिया E1 माइनस V बटा R1 और I2 का मान E2 माइनस V बटा R2, ठीक है। इसको सरल करेंगे, E1 बटा R1 इसके नीचे लिखेंगे, देखो इसमें आप इसको गुणा करोगे, भाग दोगे, E1 बटा R1 माइनस V बटा R1 धन E2 बटा R2 माइनस V बटा R2। अब E1 और E2 को एक साथ लिख लोगे, E1 और E2 को आप एक साथ लिख लोगे और इन दोनों को एक साथ लिख लो, V और V को। E1 बटा R1 धन E2 बटा R2 माइनस इन दोनों V को एक साथ लिखोगे तो माइनस के साथ V को कॉमन निकालोगे तो अंदर में बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अब इसको सरल कर लो, R का गुणा यहाँ हो जाएगा, R1 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, माइनस R2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, R1 का गुणा यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले, है ना, ये वाले को इधर पक्षांतर करेंगे और ये वाला इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो धन हो जाएगा और I इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से V का मान निकालेंगे, V का मान निकालने के लिए इस R1 धन R2 बटा R1 R2 को उधर भेज दिए, इक्वल के बराबर के उधर भेज देंगे, बराबर को उधर भेजने पर ये वाला टर्म्स हमको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे R1 धन R2 बटा R1 R2 ऐसा रखा हुआ है, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 R2 माइनस 1 माइनस I है ये, माइनस I। अब इसको टर्म्स को भेज देंगे उधर तो बन जाएगा क्या, R1 R2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1
ठीक है, इसके बटे में R1 R2 है, ये उधर चला जाएगा, ऊपर में आ जाएगा R1 R2 और नीचे में आ जाएगा R1 धन R2 माइनस ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा, ये वाला नीचे गुणा हो जाएगा, तो लिखा जाएगा इसको I R1 R2 बटा R1 प्लस R2। ये R1 R2 कट जाएगा और जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, है ना, ये वाला बच जाएगा नीचे में, माइनस में ये आ जाएगा। यदि परिणामी विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट व परिणामी प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, E इक्विवेलेंट क्या है, परिणामी विद्युत वाहक बल, और R जो है परिणामी प्रतिरोध है दोनों सेलों का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, V बराबर V इक्विवेलेंट माइनस E इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 ये वाला समीकरण और 5वां समीकरण ये वाला, इसमें हम E इक्विवेलेंट का मान रखेंगे, V की जगह ये रख देंगे सारा का सारा, है ना, और इसको हल करेंगे, हल करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, E इक्विवेलेंट बराबर E1 R2 धन E2 R1 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 धन R1 गुणित R2 बटा R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, दस वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है ना, बैटरी का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पेयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा वो बताना है, और जब बंद परिपथ है तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा वो भी बताना है हमको, है ना। तो जो भी दिया गया डाटा है लिखा हुआ है, E का मान 10 वोल्ट है, प्रतिरोध का मान 3 ओम है, धारा का मान 0.5 एम्पियर है, हमको प्रतिरोध बताना है और वोल्टेज बताना है ना, दो चीज बताना है, प्रतिरोध और वोल्टेज कितना होगा वो बताना है। तो ये वाला सूत्र देखिए, I बराबर E बटा R धन R से, है ना, करंट बराबर वोल्टेज बटा प्रतिरोध, तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज हम लेंगे विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध कुल प्रतिरोध लेंगे R प्लस R। तो यहाँ से हम R प्लस R को इधर पक्षांतर करेंगे, I नीचे आ जाएगा, है ना, या R को हम लिख सकते हैं, छोटा r को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा E बटा I माइनस R। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं, जो जो मान पता है, R का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है निकालना पड़ेगा, E का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है, स्मॉल r का मान दिया हुआ है, इसको हल करेंगे, है ना। इसको कैसे हल करोगे, R का मान ज्ञात करने के लिए 10 बटा 0.5 माइनस 3 दिया हुआ है, तो ये कितना है 0.5, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, 1/2 लिख लो, 1/2 पलट के 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 गुणित 10 बटा 1 हो जाएगा माइनस 3, इसको हल करोगे 10 दूनी 20 हो जाएगा माइनस 3, तो कितना बचेगा, ये R का मान बचेगा 17 और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम, तो उत्तर आएगा 17 ओम। अब वोल्टेज का मान निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला है ना, V बराबर E माइनस आई आर से, E का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, I का मान दिया हुआ है 0.5 और R का मान आंतरिक प्रतिरोध का मान 3 ओम दिया हुआ है।
यहाँ से निकालोगे, है ना, इसको हल करोगे, 5 तिया 15, 1.5 आ जाएगा। अब 10 में से 1.5 घटाओगे, कितना आएगा, 8.5 वोल्ट आएगा। V का मान आएगा 8.5 वोल्ट। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए। कमरे का ताप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसी तापमान पर प्रतिरोध है 100 ओम। यदि तापमान अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, ये बताना है हमको। प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.7 गुणित 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अवयव का ताप क्या होगा, ताप हमको बताना है। तो ताप मतलब टेम्परेचर, टी निकालने के लिए देखो ये वाला सूत्र देखो, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन से हमने देखा था ये वाला सूत्र। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। कमरे का ताप दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको T1 मान लेते हैं हम। T1 बराबर 27 डिग्री। T2 का मान हमको ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मान दिया है 100 ओम और यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है तो 117 ओम हो गया R2। T1 दिया है 27 डिग्री और अल्फा ये जो गुणांक है प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक, 1 डिग्री बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कितना बढ़ता है, वो जो गुणांक है वो 1.7 गुणित 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाला संबंध का उपयोग करेंगे, ये वाला संबंध आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला है R2 बराबर R1, है ना, ये वाला फार्मूला R2 बराबर R1 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा और दोनों ताप का अंतर T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये R1 को नीचे ले आए, R2 बटा R1 हो गया 1 धन अल्फा गुणित T2 माइनस T1। अल्फा दिया हुआ है, T2 दिया है, T1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे T2 माइनस T1 का अंतर कितना आएगा, दोनों मान को रख दो, है ना। यहाँ से अल्फा को नीचे पक्षांतर करने पर T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटा R1। ये कहाँ से आया, इसको R1 को यहाँ पे गुणा किया हमने, एक को इधर पक्षांतर करके ले आए तो R2 माइनस R1 हो गया, है ना। ये ऐसा था ना R2 बटा R1 माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ था। इसको सरल किया, सरल करने पर क्या मिलेगा, ये 1 है, R1 को गुणा 1 से हुआ तो R2 माइनस R1 बटा R1। तो यहाँ से हमने ये लिख लिया R1। ठीक है, और यहाँ पे जो अल्फा का गुणा था ऐसा था ना, ये T2 माइनस T1 गुणित अल्फा था, अल्फा को नीचे से पक्षांतर किया तो T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू अल्फा। अब मानों को रख देते हैं। T2 माइनस T1 का मान कितना है, 27 डिग्री है, बराबर R2 का मान दिया है 117, R1 का मान दिया है 100 बटा R1 का मान दिया है 100 गुणित अल्फा का मान 1.7 गुणित 10⁻⁻⁴ इतना दिया हुआ है। इसको सरल कर लेते हैं, इसमें कितना बचेगा, 17 बचेगा बटा यहाँ बचेगा 1
100 गुणित, अब 1.7 है, इसका दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, नीचे में लग जाएगा 10 गुणित 10 की घात -4। इसको हल करेंगे, है ना, इसका एक शून्य से एक शून्य काट दो, इसमें 4 शून्य है, ये ऊपर पलट के चला जाएगा, ये 17 से 17 कट जाएगा, तो बचा हुआ संख्या क्या कितना हो जाएगा उसको लिख लेते हैं। 10 की घात -4 ऊपर चला जाएगा तो धन हो जाएगा, 10 की घात -4 और नीचे में 10 है, ये एक कट जाएगा, इसमें 4 शून्य एक शून्य से कट जाएगा, तो बचेगा T2 बराबर 10 की घात 3, 10 की घात 3। दस की घात 3 धन 27, ठीक है। दस की घात 3 धन 27 कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 मतलब 1000 हो गया, 10 की घात 3 मतलब हो गया 1000 और ये 27, तो ये हो जाएगा टोटल 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 का मान हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा गणना लिखा हुआ है ना। एक कमरे का तापमान 27 डिग्री है, किसी तापमान पर अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि तापमान का अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाता है तो अवयव का तापमान कितना होगा हमको निकालना है। प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक दिया हुआ है 1.7 गुणित 10 की घात -4। तो ये वाला मेन फार्मूला है, इसको याद रखना है, इस फार्मूले में मान रखते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए, है ना। R1 नीचे आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आने के बाद इसको हमने सरल किया इस प्रकार से, है ना। ये करने पर आपको जो T2 का मान 1027 इस प्रकार से आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 15 मीटर लंबे और इतना अनुप्रस्थ काट वाले तार की उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, नापा गया है। तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ का प्रतिरोध कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी वो हमको निकालना है। तो तार की लंबाई कितनी दी हुई है, 15 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है, 6 गुणित 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, तार के प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। तो प्रतिरोधकता निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, R गुणित A बटा L। सारे मान को रख दीजिए, है ना, और इसको सरल करने पर हमको मिलेगा 2 गुणित 10 की घात -7 ओम। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करना है ना। ये अलग अलग ओम जो रेजिस्टेंस है वो इस सीरीज में रखा हुआ है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 2 ओम। सबसे पहले इस टाइप का जैसे भी आपको जब भी चित्र दिखे उसको पहले सरल कर लेना है ना, इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित कर लेना है ना। इसका कुछ नाम रख लीजिए आप, है ना, इसका नाम रख लीजिए। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, है ना। डी और बी के बीच में 3 ओम है, ये हो जाएगा ए बी, इस चित्र के अनुसार जो 4 ओम है डी और सी के बीच में है,
डी और सी है ना, ये आपका है सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 2 ओम है, ए बी सी डी ई, डी और सी के बीच में 4 ओम है ना। ये सी है, ये बी है, ए बी सी डी, डी और ये तीनों किसको, बी और डी के बीच में 3 ओम है, ये इस प्रकार से डी है। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में 2 ओम है ना, ए और डी के बीच में 2 ओम है, ये 2 ओम आ गया। ए और बी के बीच में 1 ओम है, ए और बी के बीच में 1 ओम है, डी और बी के बीच में 3 ओम है, 3 ओम है, डी और सी के बीच में 4 ओम है, 4 ओम है, और बी और सी के बीच में 2 ओम है, बी और सी के बीच में 2 ओम है। तो सबसे पहले इसमें कितना वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ है, 3 वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ है ना। इसमें आपको दिख रहा है इन दोनों का अनुपात देखिए 2/4 और 1/2, ये क्या दोनों अनुपात सेम है। 2/4 ये वाला AD और DC, AD बटा DC देखो, और AB बटा BC देखो। AD का मान कितना है 2, DC का मान कितना है 4, AB का मान कितना है 1, BC का मान कितना है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, 1/2 बराबर 1/2। AD और DC, AD DC का रेशियो और AB और BC का रेशियो, ये दोनों रेशियो कैसे बराबर आ गया, बराबर आ गया तो इस वाले 3 ओम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, 3 ओम से बहने वाले धारा का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 3 ओम का अस्तित्व नहीं है। अब 2 व 4 श्रेणी क्रम में है तो दोनों को सीधे सीधा जोड़ दो, 1 और 2 दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो है ना। 2 और 4 श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ दिए 6, 1 और 2 दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ दिए 3, और दोनों फिर से समानांतर क्रम में हो जाएंगे है ना। ये इन दोनों को जोड़ा 6, इन दोनों को जोड़ा 3, और 6 और 3 आपस में समानांतर क्रम में हो गए। तो समानांतर क्रम में कैसे जोड़ोगे, उल्टा करके जोड़ दोगे तो आपको परिणामी R मिलेगा। परिणामी R मिलेगा तो यहाँ से I का मान निकाल सकते हो, I बराबर V बटा R, V का मान दिया हुआ है ना प्रश्न में, R का मान रख दो आ जाएगा। किरचॉफ का नियम उपयोग करके प्रत्येक भाग में धारा कितना ज्ञात है, कितना निकलेगा वो हमको निकालना है। किरचॉफ का नियम करके धारा ज्ञात करना है। 3 ओम यहाँ से जाएगा और यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ पे I1 प्रवाहित हुआ, यहाँ पे R2 प्रवाहित हुआ है ना। ऊपर में दोनों सीरीज में है, दोनों को जोड़ दो, 3 और 6 हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगा रहा है, यहाँ से I1 जाएगा I1 और यहाँ से जाएगा I2। सबसे पहले I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो I1 गुणित R1 मान लो 3 ओम, धन I1 गुणित 6, और ये उल्टा क्रम में बह रहा है। कौन सा उल्टा क्रम में बह रहा है, I2 गुणित 18, I1 ऐसा बह रहा है और I2 ऐसा बह रहा है, तो I2 गुणित 18 ओम माइनस हो गया बराबर 0। ठीक है, I1 किसके से जा रहा है, 3 ओम और 6 ओम से I1 जा रहा है, और I2 किससे जा रहा है 18 ओम से। तो I2 का क्रम कैसा उल्टा है, ऐसा आप देखोगे तो सुई की घड़ी की विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस में आया। इन दोनों को सरल करोगे 6 3 9 हो गया, 9I बराबर 18 I2। तो 9 और 18 है ना, उधर पक्षांतर किया, I1 बराबर 2I2 आ गया। अब यहाँ से मान रखेंगे, I1 का मान रखेंगे यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से I1 का मान रखो 3 माइनस I2 है ना। तो यहाँ पे रखोगे तो I2 धन I2 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समीकरण मिला ना, इसमें I2 का मान रखो, I1 धन I2 का मान यहाँ से रखो, I1 बराबर 2I2 है, I2 का मान यहाँ से रखो, I2 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, I2 बराबर 3 माइनस I1, यहाँ रखो 3 माइनस I1, गुणा करो, I1 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2I1, 2 इधर आ जाएगा,
3i1 बराबर 6, तो i1 का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। i1 का मान 2 एम्पियर आया तो i1 का मान यहाँ पे रख दो, i1 का मान यहाँ पे रखोगे, i2 बराबर 3 माइनस 2 कितना जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, एक लैंप में 300 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 मिनट में उसमें से होकर कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो हमको पता करना है। I बराबर Q बटा T याद रखो, धारा है ना, आवेश करंट बराबर 4 बटा टाइम, आवेश बटा समय। आवेश को कैसे लिख सकते हैं, N गुणित E, कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है बटा समय T, है ना। 1 मिनट में हमको ज्ञात करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से n का मान ज्ञात करना है, T के इधर गुणा किए और E नीचे भागत हो गया। I का मान कितना है 300 मिली एम्पियर दिया है, मिली का मतलब 10 की घात -3, है ना, और T का मान 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिखा हुआ है बटा E का मान, दोनों को भाग दे दो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार ये वाला सवाल देख लेते हैं 10वां नंबर। एक तार को जब खींचकर उसकी लंबाई n गुणा कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुणा हो जाएगा वो हमको पता करना है। एक तार को खींचकर n गुणा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुणा हो जाएगा ये हमको पता करना है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, मान लो R1 माइनस R है, अंतिम प्रतिरोध कितना है R2 है। प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और अंतिम प्रतिरोध R2, प्रारंभिक लंबाई L ले लिया और अंतिम लंबाई L2 ले लिया, है ना। यहाँ पे R1 माइनस R लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन R1 बराबर R है ना, R1 को R मान लिया, R2 कितना है वो हमको पता करना है। प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर L, अंतिम लंबाई कितना गुना खींचा n गुना खींचा, तो L2 बराबर n गुणित L हो जाएगा। खींचने से लंबाई बढ़ने पर तार पतला हो जाता है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध R समानुपाती L स्क्वायर, है ना, R समानुपात हो जाएगा, R समानुपात हो जाएगा L स्क्वायर के। ठीक है, तो R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 का होल स्क्वायर, एक साथ लिख सकते हैं। L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर लिखते हैं, इसको एक साथ लिख लिया। L कितना है, L1 कितना है L है और L2 कितना है NL है, तो L और बटा NL रखा, L से कटा, है ना, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, तो R1 बटा R2 कितना आ जाएगा NR स्क्वायर, है ना। तो NR स्क्वायर यहाँ NR N बच जाएगा, R1 को R माना, R2 को कितना है वो हमको निकालना है, तो R2 बराबर यहाँ से सरल का नंबर कितना मिलेगा, R2 बराबर N स्क्वायर गुणित R, यानी प्रतिरोध N स्क्वायर गुणा बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो किसी तार को हम 2 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा, N का मान 2 रखने पर 2 का घात 2 मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब एक तार को खींच कर उसकी त्रिज्या अधिक कर दे तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो फिर से वैसे ही सरल करेंगे इसको। R1 को R मान लो, R2 को निकालना है, प्रारंभिक त्रिज्या R1 बराबर R मान लिया, अंतिम त्रिज्या R2 बराबर कितना आधा करना है, तो R बटा R2 हो गया। अब खींचने से त्रिज्या बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा और लंबाई कम हो जाएगी, तो R किसके समानुपात होगा, 1 बटा A स्क्वायर के समानुपात होगा, है ना। R1 बटा R2 रखेंगे तो यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात में है, R1 बटा R2 करेंगे तो A2 बटा A1 हो जाएगा। अब यहाँ पे A मतलब पाई R स्क्वायर, क्योंकि तार कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई R स्क्वायर गुणित L, पाई R गुणित L, हाँ ना। L तो समान रहेगा, केवल क्षेत्रफल की बात हो रहा है, तो L से L कट जाएगा, यहाँ बचेगा पाई R स्क्वायर बटा पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, तो पाई R की घात क्या हो जाएगा 4 बटे 4। R2 का मान रखो, R1 का मान रखो, R2 का मान R बटे 2 है, R1 का मान R है, और सरल करोगे तो आपको मिल जाएगा R2 बराबर 16R। यानी कि तार की त्रिज्या को आप आधा करोगे तो जो प्रतिरोध है वो 16 गुना हो जाएगा, है ना। तार की त्रिज्या पतला करोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको दीर्घ उत्तरों को और आंगिक प्रश्न वाले संख्या को हल करना है। ठीक है,
फॉर्मूला याद करना है और उस पर अपना लॉजिक लगाना है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। और कोई सवाल छूट गया क्या? किसी चालक की लंबाई खींच कर दोगुनी कर दिए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना। तो L बराबर, वैसे हल करना है सभी सवालों को। L1 को L मान लोगे, L2 को 2L मान लोगे। क्यों? क्योंकि दो गुना करना है। 2L, R1 बराबर R मान लिया, R2 का मान निकालना है हमको। तो आपको एक चीज याद रखना है, R समानुपात होता है L स्क्वायर के, और R समानुपात होता है 1/A स्क्वायर के। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है आपको। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है आपको। ठीक है, 1/R स्क्वायर के। समानुपात होता है L स्क्वायर के, और व्युत्क्रम अनुपात होता है 1/A स्क्वायर के। इस प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।